तो भाई लोग कैसे हो। आज मैं आप लोग के लिए राजनगर की तबाही का अगला भाग लेके आया हूँ। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। और फिर लॉन में ये सब क्या चक्कर है नागराज, तुम इस नए रूप में क्यों हो? एक सेकंड के लिए तो मैं भी धोखा खा गया था। धीरज रखो, मैं सब बताता हूँ, सुनो। और फिर नागराज ध्रुव को सब बताता चला गया, अपना नया रूप धरने के बारे में और ध्रुव के पास आने के लिए मजबूर करने वाली रहस्य समस्या के बारे में भी। ओह, और फिर वे आदि मानव एकाएक गायब भी हो गए। हाँ, चिंता वाली बात तो यह है कि वे सभी राजनगर की तरफ आ रहे थे। अगर वे यहाँ पहुँच जाते तो काफ़ी खून खराबा कर सकते थे। ओह, अगर यह हादसा एक बार हो चुका है तो दोबारा भी हो सकता है। तुम यहीं पर रुक कर श्वेता के साथ गप्पे मारो भारती। मैं नागराज के साथ जाकर कंट्रोल स्टेशन का इलाका चेक करके आता हूँ। और इसी वक्त राजनगर के दूसरे हिस्से में तुम लोग बैंक नहीं लूट पाए, एक ज़बरदस्त प्लानिंग के बावजूद भी, क्योंकि वहाँ पर सुपर कमांडो ध्रुव आ गया था। अगर ऐसा था तो तुम लोग सुपर कमांडो ध्रुव के हाथों से कैसे बच निकले? बताओ कमांडर नाताशा को बताओ, क्योंकि इनको मैंने बचाया। तुम कौन हो? तुम यहाँ तक कैसे आ गए? तुम्हारे आदमियों का पीछा करते करते इनको उस लड़के से बचाने के पीछे मेरा मकसद यही था। ओह, क्या चाहते हो हमसे? पहले अपने आदमियों को बाहर भेजो, फिर बताता हूँ। और उस रहस्यमय स्पेसशिप में वाह, इमेज ने भी अपना शिकार ढूंढ लिया है। मैंने भी राजनगर को तबाह करने का तरीका ढूंढ लिया है। नंबर 1, 16वीं शताब्दी की एक बर्बर और खूंखार सेना। शाबाश, ये मध्यकालीन युग के सैनिक किसी भी चमत्कार से प्रभावित होने वाले नहीं हैं। और जब ये राजनगर में घुसेंगे तो ऐसी तबाही मचेगी कि आहा, मज़ा आ जाएगा। उधर ध्रुव और नागराज कंट्रोल स्टेशन पर पहुंच चुके थे। यही वह जगह है ध्रुव, इस वक्त यहाँ पर कंट्रोल स्टेशन है। वहाँ पर एक गुफा उभर आई थी, सारे आदि मानव उसी से बाहर निकले थे। लेकिन इस वक्त तो यहाँ पर कोई भी निशान नहीं है, उनके पैरों के निशान तक नहीं। सब कुछ गायब है, जैसे कुछ भी हुआ ना हो। कहीं ऐसा तो नहीं नागराज की किसी अजीबोगरीब घटनाक्रम में फंसकर तुम और भारतीय भूतकाल में चले गए हो कुछ समय के लिए? नहीं ध्रुव, अगर ऐसा होता तो राजनगर की वे इमारतें भी गायब हो गई होती जो हमको इस स्थान से दिखाई पड़ती रहती है। पर वे इमारतें उस समय भी नजर आ रही थी। नागराज, उधर से ये तूफान के जैसी आवाज़ कैसे आ रही है? धूल भी उड़ रही है। नागराज ने भी उधर नजर घुमाई और उसकी आंखें फैलती चली गई। हे देव कालजयी, ये तो मध्यकालीन युग की एक सेना है ध्रुव, और ये राजनगर पर हमला करने जा रही है। राजनगर पर एक और हमला, पहले आदिम मानवियों का और अब एक मध्यकालीन सेनाओं का। यह सब क्या हो रहा है? मैं स्टार ट्रांसमीटर पर राजनगर पुलिस हेडक्वार्टर को खबर तो भेज सकता हूँ, लेकिन जब तक वे लोग इनको रोकने की तैयारी करेंगे तब तक तो ये बर्बर सैनिक कई राजनगर वासियों को मौत के घाट उतार चुके होंगे। इनको यहीं पर रोकना होगा। लेकिन ये तो हजारों की संख्या में है और हम दो लोग इनको रोकेंगे कैसे ध्रुव? तुम्हारे पास तुम्हारी सर्प सेना है नागराज, और मेरे पास है जानवरों से बात कर सकने की शक्ति। तो फिर आओ, हो जाओ 2 से 1000 का मुकाबला। लेकिन इनको जान से न मारने का ख्याल रखना नागराज। जो कुछ हो रहा है इनमें इनकी कोई गलती नहीं है। और 2 रणबांकुरे उस बर्बर सेना का रास्ता रोकने के लिए मैदान में आ डटे। अगले ही पल कई नुकीले हथियार दोनों की तरफ लपके। ध्रुव तो उछलकर बच गया, लेकिन नागराज ने बचने की कोशिश नहीं की। भले भाले और तलवार उसके शरीर में आ धंसे, लेकिन नागराज खड़ा रहा। सैनिकों के बढ़ते कदमों को रोकने के लिए यह दृश्य पर्याप्त था, और इससे पहले कि वह संभल पाते नागराज का हमला शुरू हो गया। इस अनोखे हमले से सैनिक के साथ साथ घोड़े भी भड़क उठे। ध्रुव ने भी अपना मोर्चा संभाल कर रखा हुआ था, और वह दुश्मन सेना पर हमला करने के साथ साथ दुश्मनों के बीच से ही अपने नए मित्र बनाता जा रहा था, जो ध्रुव की सहायता करने को तुरंत तैयार होते जा रहे थे। नागराज अपनी सभी शक्तियों का प्रयोग में ला रहा था, लेकिन सिर्फ दुश्मनों को बेहोश करने के लिए, मारने के लिए नहीं। असर हो असर हो जरूर रहा था, लेकिन हजारों सैनिक की सेना के लिए सिर्फ इतना ही प्रयास काफ़ी नहीं था। बात बन नहीं रही है ध्रुव, हम इतने प्रयासों के बाद भी सिर्फ कुछ ही सैनिकों को रोक पाए हैं। इस तरह से तो हम इनको राजनगर पहुंचने से कभी कभी नहीं रोक पाएंगे। किसी भी बड़ी से बड़ी सेना को रोकने का एक रामबाण तरीका है नागराज, और वह यह कि उसके सेनापति को खत्म कर दो। सैनिक अपने आप हथियार डाल देंगे। वह है उनका सेनापति, उस हाथी पर सवार है, लेकिन उस तक पहुंचने के लिए बर्छी, भाले और तलवारों से लेस हजारों सैनिकों को पार करना पड़ेगा। और वहां तक न तो मेरे नाक पहुंच सकते हैं और न ही विष फुंकार
मेरे दिमाग में एक योजना है नागराज, और उसे पूरा करने के लिए मुझे तुम्हारा सहयोग चाहिए। बस जहाँ जहाँ मैं जाऊँ मुझको अपने नाग सैनिकों द्वारा कवर करते रहना। ठीक है ध्रुव, क्या है तुम्हारी योजना? ध्रुव की योजना सुनते ही नागराज की आंखें चमक उठी। और ध्रुव के जाते ही ध्रुव की योजना तो जोरदार है, लेकिन उसको सहायता पहुंचाने के लिए मेरे सर्पों का निशाना सटीक होना चाहिए, और उसके लिए मुझे सर्पों का प्रयोग सर्प बाण की तरह करना होगा। ये मुड़ा सांप और बन गया कमान, और बेहोश सैनिक का कमरबंद बनेगी डोरी। ऐसे तैयार हो गया नागराज का नाग धनुष। ध्रुव भी अपनी तैयारी कर चुका था। घोड़ों को हिनहिनाना इस बात का सबूत था कि वे ध्रुव की बात समझ गए हैं, और अगले ही पल ध्रुव अपने साथियों के साथ बिना एक बूंद भी खून बहाए दुश्मन सेना को परास्त करने निकल पड़ा। सेना में घुसते ही सारे सैनिक ध्रुव पर टूट पड़े, लेकिन उन रक, उन खाली घोड़ों पर किसी ने ध्यान नहीं दिया जो सेना में बेधड़क अंदर घुसते जा रहे थे। इधर नागराज का नाग धनुष बिजली की सी गति से नाग बाण छोड़े जा रहा था, जो सटीक निशाने पर जाकर लग रहे थे। ध्रुव पर उठने वाले शस्त्र ध्रुव तक नहीं पहुंच पा रहे थे, और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, ध्रुव का शरीर हवा में उड़ता हुआ उस खाली घोड़े पर आ टिका जो सेना में काफी अंदर घुस चुका था। और फिर नाग बाणों की आड़ में सुरक्षित ध्रुव एक दूसरे घोड़े पर जा पहुंचा जो सेना में और अंदर घुस चुका था, और वहां से उस घोड़े पर जो सेना में इतना अंदर पहुंच चुका था कि वह ठीक से सेनापति के हाथी के सामने खड़ा था। नागराज के बाण इतनी दूर तक नहीं पहुंच सकते थे, लेकिन अब ध्रुव की को इसकी जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि उसने बाजी जीत ली थी। सेनापति अब ध्रुव के शिकंजे में था, और पूरी सेना असहाय सी खड़ी यह दृश्य देख रही थी। सेना के साथ साथ कोई और भी यह दृश्य देख रहा था। ये क्या हुआ? नंबर 2, इस पृथ्वीवासी युवक ने सेना नायक को अपने कब्जे में ले लिया है। नंबर 1, और बिना सेना नायक के निर्देश दिए सेनाएं लड़ नहीं सकती। ऐसा तो हमारे यहाँ भी होता है। इसका मतलब यह हुआ कि ये खूंखार और बर्बर सेना राजनगर की तरफ नहीं बढ़ेगी। एकदम एकदम ऐसा ही है नंबर 1। तो फिर अब ये सेना हमारे किसी काम की नहीं रही। किरण को बंद कर देना चाहिए। किरण के बंद होते ही सब कुछ फिर से सामान्य स्थिति में आ गया। यह क्या हो गया नागराज? एकाएक ही सब कुछ गायब हो गया। ऐसा ही उन आदिम मानव के साथ भी हुआ था। वे भी एकाएक ही अदृश्य हो गए थे। इस समानता के अलावा इन दोनों घटनाओं में एक और भी समानता है नागराज। कौन सी समानता? सोचो नागराज, दोनों ही घटनाओं में ये लोग तभी अदृश्य हुए जब इनका राजनगर की तरफ बढ़ना रोक दिया गया था। यानी इनका मकसद राजनगर को तबाह करना था। इनका मकसद नहीं नागराज, ये तो सिर्फ मोहरे हैं। इसके जरिए कोई और ही राजनगर को तबाह करने की कोशिश में है। तुम्हारी बातों में दम तो लगता है ध्रुव, लेकिन एक गड़बड़ है। अगर कोई इन खूंखार प्राणियों को राजनगर की तबाही के लिए प्रकट कर रहा है तो यहाँ पर क्यों कर रहा है? सीधे राजनगर के अंदर ही प्रकट क्यों नहीं कर देता? पता नहीं, पर ये यहाँ पर तो तुम्हारे कंट्रोल स्टेशन के अलावा और कुछ नहीं है। कहीं इससे इन घटनाओं को कोई संबंध तो नहीं है? तुम्हारे कंट्रोल स्टेशन में काम करने वाला कोई नज़र नहीं आ रहा है नागराज? इस स्टेशन में सिर्फ एक आदमी रहता है ध्रुव, एक मेंटेनेंस इंजीनियर, बस। क्योंकि ये पूरा स्टेशन ऑटोमेटिक है, और वह इंजीनियर भी छुट्टी पर गया हुआ है, क्योंकि फ़िलहाल कंपनी खरीदने के चक्कर में काम ठप पड़ा हुआ है। और कंट्रोल स्टेशन की सुरक्षा के लिए गार्ड्स वगैरह नहीं हैं थे, लेकिन पहलेजा के रखे गार्डों पर हमको भरोसा नहीं था, इसलिए हमने उनको निकाल दिया, और हमारे गार्ड्स आज शाम तक आएंगे। और इस बीच कोई कंट्रोल स्टेशन में घुस गया तो नहीं घुस सकता, क्योंकि इस चारों तरफ से सील कंट्रोल स्टेशन में सिर्फ एक ही घुसने का रास्ता है, और उस पर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक दरवाज़ा लगा है जो सिर्फ एक खास कोड वर्ड से ही खुल सकता है। यानी इस स्टेशन से गड़बड़ी होने की कोई आशंका नहीं है, फिलहाल तो नहीं। तो फिर आओ घर चलकर सोचते हैं कि आखिर ये सब चक्कर क्या है। और इसी वक्त राजनगर के एक दूसरे हिस्से में यानी तुम हमको काम बाद में बताओगे, ठीक है, लेकिन अगर हम तुम्हारा काम कर देंगे तो बदले में हमको क्या मिलेगा? तुमको मिलेगा एक ऐसा आधुनिक शस्त्रों का एक बड़ा जखीरा जिसको धरती का बड़े से बड़ा अस्त्र भी हरा नहीं सकता। तो क्या ये हथियार धरती के बाहर के हैं? कौन हो तुम? इन सवालों को जवाब ढूंढकर अपना समय व्यर्थ मत करो। काम हो जाने के बाद भी ये हथियार तुम्हारे पास ही रहेंगे, और इनसे तुम चाहो तो धरती पर राज कर सकते हो, और चाहो तो धरती को नष्ट कर सकते हो। तुम किस काम को इतनी इतनी बड़ी कीमत देने को तैयार हो? इमेज, तुम मेरे को इमेज कह सकते हो, और काम समय आने पर बता दिया जाएगा। तब तक इंतजार करो। और स्पेसशिप में हमारा दूसरा भीषण वार भी बेकार हो गया। अब तक के हमारे दोनों तरीके पृथ्वी के इतिहास में से लिए हुए थे, इसलिए इन हमलों को रोकने में पृथ्वीवासी सफल रहे। अब हमको कोई ऐसा ज़बरदस्त हमला सोचना पड़ेगा जो पृथ्वीवासियों ने कभी देखा ही ना हो, जिससे वे कभी लड़ ही ना सकते हो।
आपने एक बात का ध्यान दिया नंबर 1, हमारा रास्ता 3 बार रोका गया है। पहली बार इमेज को, दूसरी बार आदिम मानव को और तीसरी बार इस बर्बर सेना को, और तीनों ही बार हमारा रास्ते काटने वाली ये दोनों पृथ्वीवासी थे। इस बात पर तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया था। नंबर 2, हम लोगों को इन दोनों पर नज़र रखनी होगी ताकि ये इस बार हमारी योजना पर पानी ना फिर सके। मैं रखता हूँ। और राजनगर में कहो भारती, बोर तो नहीं हुई? बोरियत कैसी, मैं तो श्वेता को वीडियो गेम खेलते हुए देख रही थी। कमाल का खेलती है। ये लेज़र तोप कहाँ से आ गई? वो मारा, खत्म हो गई लेज़र तोप भी। श्वेता इज ग्रेटेस्ट। अब ये टेंटें पंपो बंद कर श्वेता, और मेहमानों के लिए कुछ चाय नाश्ते का इंतजाम कर। ओफो, ठीक है, मैं गेम को पॉज कर देती हूँ। और इसी वक्त रीचा और ब्लैक कैट के ग्रीन बेल्ट अपार्टमेंट स्थित फ्लैट में मेरी किस्मत में शायद शनि की दशा चल रही है। डॉक्टर भंडारी का जो मैग्नेटिक रिसोनेटर मेरी स्नायु यंत्र की बीमारी को रोक सकता था, वह ब्लास्टो ने नष्ट कर दिया है। लेकिन उससे मिलता जुलता कोई ना कोई यंत्र तो दुनिया में कहीं ना कहीं पर होगा ही, और इंटरनेट से मुझे उस जगह की जानकारी मिल सकती है, क्योंकि पूरी दुनिया के सभी महत्वपूर्ण कंप्यूटर बैंक इंटरनेट से जुड़े हुए हैं। अगर कुछ हाथ लग गया तो ठीक है, वरना मरना तो है ही। ऋचा अपनी परेशानियों से जूझ रही थी, और कोई और अपनी परेशानी से। सोचो नंबर 2, कोई अनोखा तरीका सोचो राजनगर को तबाह करने का। अरे, जब हम राजनगर को तबाह नहीं कर पा रहे हैं तो लंदन और न्यूयॉर्क को कैसे तबाह करेंगे? नंबर 1, इधर देखिए, यह वह मॉनिटर है जो नागराज और ध्रुव नामक पृथ्वीवासियों की हरकतों पर नज़र रखे हुए हैं। देखिए इस वक्त उस पर क्या आ रहा है। अरे, इस मॉनिटर की स्क्रीन पर तो अजीबोगरीब सी तस्वीर आ रही है। नंबर 2, ऐसा दृश्य तो मैंने पृथ्वी पर कहीं नहीं देखा। यह कोई सही दृश्य नहीं है। नंबर 1, यह वीडियो गेम है। यह एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक खेल है जिस पर पृथ्वीवासी भविष्य के खेल खेलते हैं। भविष्य के खेल, वाह वाह। अगर ये खेल वास्तविक होकर राजनगर में उतर आए तो क्या होगा? नंबर 2, तबाही। नंबर 1, तो तुम तुरंत इन वीडियो गेम के कैमरों को नकल करके इन आकृतियों को किरण के द्वारा राजनगर में भेजने की व्यवस्था करो। अभी करता हूँ नंबर 1, लेकिन एक समस्या है। उन दोनों खतरनाक पृथ्वीवासियों को कंट्रोल स्टेशन पर शक हो गया है। अगर राजनगर में वीडियो आकृतियों के उतरने के बाद उन दोनों ने कंट्रोल स्टेशन को तोड़ने की कोशिश की तो? हाँ, इसी स्थिति के लिए तो इमेज ने दुष्ट प्रकृति वाले पृथ्वीवासियों को ढूंढ रखा है। अब हम रोबो और नताशा नाम के उन पृथ्वीवासियों का इस्तेमाल कंट्रोल स्टेशन की सुरक्षा के लिए करेंगे। अगर ध्रुव और नागराज वहां पहुंच गए तो उनको रोबो का मुकाबला करना पड़ेगा, और हमारे हथियारों से लेस होगा। इमेज को मैसेज भेज दो, वह रोबो को कंट्रोल स्टेशन तक पहुंचाने का कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेगा, और उसके बाद शुरू कर दो राजनगर की तबाही का सिलसिला। राजनगर में धीरे धीरे शाम घिरने लगी थी। हम दोनों जरा कंट्रोल स्टेशन से होकर आते हैं। ध्रुव, हमारे गार्ड्स वहां पहुंचने वाले ही होंगे। हाँ, कंट्रोल स्टेशन तक पहुंचते पहुंचते 1 घंटा तो लगेगा ही। इस वक्त ट्रैफिक भी काफ़ी होगा। ये भैया और मिस्टर राज अपने आप को इतना स्मार्ट क्यों समझते हैं? जरा से बाल सीधे कर लिए और चश्मा लगा लिए तो समझ बैठे कि श्वेता नागराज को पहचान नहीं पाएगी। लेकिन श्वेता सिर्फ श्वेता ही नहीं, चंडिका भी है, और चंडिका से छिपना बहुत मुश्किल काम है। नागराज कंट्रोल स्टेशन के लिए रवाना हो रहा था और उसके गार्ड्स पहले ही कंट्रोल स्टेशन पहुंच चुके थे। कमाल है भारती जी तो यहाँ पर पहुंची ही नहीं। कोई बात नहीं, कहा है तो आएंगी ज़रूर। तब तक हम इस इंतज़ार कर लेते हैं। अब तो यहीं पर ही रहना है। उस गार्ड्स को यह पता नहीं था कि उसको क़यामत तक वहीं पर रहना था, क्योंकि उसी जगह पर जलनी थी उन सब की चिता। वाह, क्या हथियार है, नामो निशान तक नहीं बचा। अब तुम लोग रोबो आर्मी के आदमी नहीं हो, बल्कि मिस भारती और मिस्टर राज के बुलाए हुए गार्ड्स हो। अपनी अपनी पोजीशन ले लो, और जो भी इस कंट्रोल स्टेशन के आसपास भी आए उसको ख़त्म कर दो, चाहे वह नागराज ही क्यों न हो। अंतरिक्ष यान पर वीडियो गेम कैसेट की कॉपी भी तैयार हो गई है, और कंट्रोल स्टेशन पर पहरा भी बैठा दिया गया है। नंबर 1, तैयारी पूरी है। अब सिर्फ आपके आदेश की प्रतीक्षा है। प्रतीक्षा तो मुझे भी है राजनगर की तबाही की, और इस बार हमारा तरीका फुल प्रूफ है, क्योंकि इस बार तबाही राजनगर के बाहर से नहीं, राजनगर के अंदर से शुरू होगी। क्योंकि ये वीडियो गेम इमेज सीधे राजनगर के बीचों बीच उतरेगी। ऐसा
आपने आदि मानवों और बर्बर सेना के साथ क्यों नहीं किया? नंबर वन, उनको तो राजनगर के बाहर प्रकट किया गया था। वह इसलिए मूर्ख क्योंकि उन दोनों का वास्तविक स्थान वहीं पर था। लोगों लाखों वर्ष पहले आदि मानव वहीं पर रहते थे और उस बर्बर सेना ने युद्ध भी वहीं पर लड़ा था। हमारी किरण ने तो सिर्फ उनको फिर से जीवित किया था, लेकिन इन वीडियो इमेज का कोई वास्तविक स्थान नहीं है। इनको तो जहाँ चाहे वहीं पर प्रकट किया जा सकता है। देखो, ये दबा बटन, चालू हुई किरण और शुरू हो गई राजनगर की तबाही। चलो, हैवी ट्रैफिक वाला रास्ता तो पार कर लिया। इस रास्ते पर ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है। अब कंट्रोल स्टेशन पहुंचने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। अचानक यह एकाएक क्या हो रहा है भारती? मेरी आंखें धोखा खा रही है या सारे दृश्य खुद ब खुद धुंधले पड़ते जा रहे हैं? मुझे भी कुछ ऐसा ही दिख रहा है नागराज। यह राजनगर पर सीधा हमला लग रहा है भारती। मुझे नागराज के रूप में आ जाना चाहिए। सारे दृश्य एकदम काल्पनिक से हो गए हैं नागराज। ऐसा लग रहा है जैसे हम लोग किसी वीडियो गेम के बीचों बीच खड़े हुए हैं। ठीक वैसा ही जैसा श्वेता खेल रही थी। वीडियो गेम? अरे हाँ, ये तो स्टिल मॉन्स्टर्स का चौथा हाउस है। ये वीडियो गेम तो मैंने भी खेला हुआ है नागराज। अच्छा, और तुम्हारा नाम क्या है? अभिषेक। तो अभिषेक, इस गेम में आगे क्या होगा? वैसे तो यहाँ पर एक स्टील शार्क आती है, लेकिन फिलहाल तो कहीं नज़र नहीं आ रही। नागराज, अभिषेक, बचो। ओह, मेरी कार एक स्टील शार्क में बदल गई है और भारती उसी के अंदर है। और वहाँ से कुछ किलोमीटर की दूरी पर। वीडियो गेम तो तू सचमुच अच्छा खेलती है श्वेता। किससे सीखा तूने यह? चंडिका से। वह तो मुझसे भी बड़ी उस्ताद है। चंडिका? ओह, वह सुपर रहस्यमय कन्या, तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड। उसके पास भी तुम्हारी तरह फुल टाइम कैप्टन ध्रुव। फिफ्थ एवेन्यू पर बड़ी अजीबोगरीब सी घटना हो रही है। कैसी घटना रेणु? फिफ्थ एवेन्यू का पूरा इलाका एक वीडियो गेम के सेट सा बन गया है। ऐसा लग रहा है जैसे वह असली इलाका नहीं बल्कि टीवी स्क्रीन पर चल रहा वीडियो गेम है। तुमको कैसे पता चला? और पुलिस हेडक्वार्टर से मेरे पास मैसेज क्यों नहीं आया? मैं उसी एरिया के पास गश्त पर थी। सारे ट्रांसमिशन गड़बड़ हो रहे हैं, मैसेज साफ नहीं आ रहे हैं। इसलिए मैंने फ़ोन करने के बजाय यहाँ आकर ही तुमको खबर देना उचित समझा। ओह, यह भी ज़रूर राजनगर की तबाह करने की कोशिश है। तीसरी कोशिश पहली दो कब हुई थी? लौट कर बताऊंगा। ठीक है भैया, मैं चंडिका से संपर्क करने की कोशिश करती हूँ। किस लिए? तुम्हारी मदद के लिए। वीडियो गेम का मामला है, इसमें चंडिका तुम्हारी काफ़ी मदद कर सकती है। ट्रांसमिशन सचमुच जाम हो रहे थे। यह क्या? स्क्रीन पर एकाएक डिस्टर्बेंस क्यों आने लगे? खैर, मैं कंप्यूटर की मदद से ही पता कर लूँगी कि इस डिस्टर्बेंस का केंद्र कहाँ पर है, और यह भी कि इन डिस्टर्बेंस का कारण क्या है। कारण जानने में थोड़ा समय जरूर लगेगा, लेकिन कारण जानकर ऋचा की आंखें फैलती चली गई। ओह माय गॉड! डिस्टर्बेंस का मुख्य केंद्र एक संचार उपग्रह का कंट्रोल सेंटर है जो काली पहाड़ी पर बना हुआ है। लेकिन इस वक्त सैटेलाइट से जो सिग्नल कंट्रोल स्टेशन तक आ रहे हैं, वे ऑडियो विजुअल सिग्नल नहीं है। ये कुछ अजीब से सिग्नल है और मुझे पूरा यकीन है कि सारी गड़बड़ इन सिग्नल के कारण ही है। ब्लैक कैट को इस मामले की तह तक पहुंचना ही होगा। और राजनगर की फिफ्थ एवेन्यू पर इस स्टील शार्क पर तो मेरी सारी शक्तियाँ बेअसर है। इसको ख़त्म कैसे किया जा सकता है अभिषेक? वैसे तो इसको पावर सोर्ड से ख़त्म किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर तलवार तो कहीं है नहीं। काश इस वक्त कहीं से पावर सोर्ड मिल जाती तो। अरे, मेरे सोचते ही मेरे हाथ में पावर सोर्ड आ गई। यानी यह वीडियो गेम दृश्य सिर्फ चीज़ों का रूप ही नहीं बदलता, बल्कि असली गेम की तरह इनको हराने की शक्ति भी देता है, और वह भी सोचते ही। अब क्या अभिषेक? इसकी पीठ पर लगे डैने यानी फिन पर वार करो नागराज, यह तुरंत खत्म हो जाएगा। नागराज के एक ही सटीक वार ने डैने को स्टील शार्क की धड़ से अलग कर दिया, और डैने के कटते ही स्टील शार्क वापस कार के रूप में आ गई। भारती, तुम ठीक तो हो ना? थोड़ा सा सिर घूम रहा है बस। वैसे तो ठीक महसूस कर रही हूँ, लेकिन ये वीडियो गेम दृश्य तो स्टील शार्क के मरने से भी खत्म नहीं हुआ। मेरे ख्याल से हमको इस गेम से बाहर निकलने के लिए पूरा हाउस खेलना पड़ेगा। अब इसके बाद क्या आता है अभिषेक? इसके बाद टेक्नोसोरस आता है। उसको मार दोगे तो यह हाउस पार हो जाएगा। टेक्नोसोरस? यह क्या? यह तो बहुत ही खतरनाक और विशाल राक्षस है अभिषेक। इसको कैसे खत्म किया जाएगा? पता नहीं नागराज, इसको मैं कभी पार नहीं कर पाया। और दूसरी तरफ ध्रुव तेजी से फिफ्थ एवेन्यू की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन उसको यह पता नहीं था कि वीडियो इनफैक्ट अपना दायरा बढ़ा रहा था। यह क्या हो रहा है? चारों तरफ का दृश्य धुंधला सा क्यों होता जा रहा है? और मेरी मोटरसाइकिल को ये क्या हो रहा है? मेरी मोटरसाइकिल एक ड्रैगन में तब्दील हो गई है।
ओह! सिर्फ मेरी ही नहीं और दूसरी गाड़ियाँ भी ड्रैगनों में तब्दील हो गई है और ये ड्रैगन राजनगर पर बम गिरा रहे हैं। ये राजनगर को तबाह कर रहे हैं और मैं इनको रोकने के लिए कुछ नहीं कर सकता। राजनगर की तबाही शुरू हो चुकी थी और साथ ही साथ उसको बचाने का प्रयास भी। हैं, ये तो ड्रैगन स्कूल का पावर हाउस है। मैं तो भैया के पीछे पीछे उसकी मदद करने के लिए आई थी, लेकिन मेरे कुछ समझने से पहले ही सारा दृश्य बदलने लगा था। वैसे तो इन ड्रैगनों को किलर फ्यूम से ख़त्म किया जाता है, लेकिन वे फ्यूल तो किलर पंप में से निकलती है। वीडियो गेम में तो किलर पंप एक बटन दबाते ही हाथ में आ जाता है, लेकिन यहाँ पर तो अरे सोचते ही मेरे हाथ में किलर पंप आ गया। यानी वीडियो गेम में जो बटन दबाने से होता है वह इस गेम में सोचने से होता है। खैर कुछ भी हो, अब इन ड्रैगनों की खैर नहीं, भैया वाले ड्रैगन को ही सबसे पहले ख़त्म करती हूँ। वह इसी तरह पा रहा है। भाई ध्रुव, तुम इस छत पर कूद जाना, मैं इस ड्रैगन को खत्म करने जा रही हूँ। चंडिका यानी श्वेता, मैं तुमसे संपर्क बना ही लिया। कूदो। किलर फ्यूम की चपेट में आते ही ड्रैगन खत्म होना शुरू हो गया और ध्रुव के साथ साथ उसकी मोटरसाइकिल भी अपने वास्तविक रूप में आकर छत पर आ गिरी। पार्ट 2 यहीं समाप्त करता हूँ। तीसरा पार्ट बहुत जल्द लेकर आऊँगा। धन्यवाद।